Hello students, today we have to start chapter 1, some basic concept of chemistry. जो हम कर रहे थे चैप्टर, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, सो टॉपिक क्या है यहाँ पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे कंबाइन होती हैं, उनकी हमने प्रपोर्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है. तो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं, जब करेंगे आपको समझ लग जाएंगे. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Second is law of constant proportion. Third is law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. And fifth is Gay-Lussac's law of combining volume. ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे 5 लॉज हैं और 5 लॉज में से आपको ये फोर्थ वाला लॉ एंड थर्ड वाला लॉ, ये दोनों लॉज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये 5th लॉ आपको जो है हेल्पफुल होएगा, ये आप यूज़ करोगे मॉल कंसेप्ट में. ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं समझाऊंगी, ये आपको मॉल कंसेप्ट में हेल्पफुल होंगे. ओके, सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये ध्यान से समझना, लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास. मास जो है उसके रिलेटेड है. तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, एंटोनी लैवोइसियर ने. और अकॉर्डिंग टू हिम क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. तो ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एंटोनी लैवोइसियर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया. कोई भी फिजिकल चेंज होएगा, कोई भी केमिकल चेंज है, कभी भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होएगा, उनका जो मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे. ये हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है. मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास किसी भी चीज़ का, सपोज हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, 2 सब्सटेंसेस को, उनका मास तो सेम ही रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होता. सो ये भी एंटोनी लैवोइसियर ने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में कभी भी मास जो है चेंज नहीं होता. मीन्स जो रिएक्टेंट्स जो हमने कंबाइन किए, रिएक्शन से पहले हमने जो सब्सटेंसेस कंबाइन किए, आफ्टर रिएक्शन हमारे पास जो सब्सटेंसेस बने, उनका जो मास क्या रहेगा, ऑलवेज सेम, इक्वल ही रहेगा. विच इज़ टोटल सम मास ऑफ रिएक्टेंट्स. जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी रिएक्टेंट्स पड़े हैं, उनका मास को क्या करोगे, आप प्लस करोगे. वो हमेशा किसके इक्वल होएगा, टोटल मास, टोटल सम मास ऑफ प्रोडक्ट्स. जो आपके राइट हैंड साइड पे जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उनका मास क्या होएगा, रिएक्टेंट्स के इक्वल. सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय समेशन एम आर. समेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम, टोटल सम मास. टोटल सम दिस समेशन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू समेशन मीन्स टोटल सम किसका, मास का, किनका, प्रोडक्ट्स का. फॉर एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्लियर होएगा. सो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट. what is the chemical formula for calcium carbonate, which is CaCO3. सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनको हीट करेंगे. हीट क्या कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट है हमारे पास, ये हमने 10th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी हमने की हुई हैं. उनमें से एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, उसको हम हीट करते हैं, उससे एक से ज़्यादा क्या बनते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स. सो यहाँ भी हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं, एक. एंड द नेम ऑफ दैट रिएक्टेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट. उसको क्या कर रहे हैं हम, हीट करेंगे. हीट कर रहे हैं मीन्स एक यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन. तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो अभी जो एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, उसको समझ लेते हैं. सो क्या करेंगे, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, मास की. तो हम क्या करेंगे, ये कंपाउंड और ये 2 कंपाउंड है, इनके क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी नो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16. तो यही वाली मैं इक्वेशन को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा से मैंने रिपीट किया है. तो क्या करेंगे, इन सभी के मोलर मास निकालेंगे. सो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे सॉल्व करेंगे, कितने कैल्शियम है यहाँ पे, 1 इंटू इट्स एटॉमिक मास 40, प्लस कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 इंटू इट्स एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3. ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 3 इंटू इट्स एटॉमिक मास 16.
सो 40 वन ज़ा 40, 12 वन ज़ा 12, 16 थ्री ज़ा 48। आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर क्या आया 100 ग्राम। मास की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसके यूनिट्स क्या बनेंगे ग्राम। सेकेंड कैल्शियम ऑक्साइड, कितने कैल्शियम है यहाँ पे 1 इंटू 40 प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 इंटू इट्स मास इज 16। सो आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 56 ग्राम। ये प्रोडक्ट वाली साइड पे हम कर रहे हैं। सो द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 12 वन ज़ा 12, 16 टू ज़ा 32। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 44 ग्राम। सो अभी ये जो इंटॉइनी लिवॉइसर थे उसने क्या बोला यहाँ पे टोटल सम मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये देखो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे कितने यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं ओनली 1, और इसका मास कितना हमारे पास आया आफ्टर कैलकुलेशन 100 ग्राम, विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल सम मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं 2, तो ये सब्सटेंस और ये वाला सब्सटेंस दोनों सब्सटेंसेस के मासेस को हम क्या करेंगे प्लस और चेक करेंगे क्या वो 100 ग्राम के इक्वल आता है कि नहीं। सो 56। सो देखो ध्यान से ये रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास 2 है, रिएक्टेंट एक मीन्स 100 ग्राम उसका मास है, दोनों प्रोडक्ट का मास प्लस करते हैं तो देखो क्या आता है आपके पास। सो आपके पास क्या आया रिएक्टेंट्स का मास टोटल 100 ग्राम, प्रोडक्ट्स का मास टोटल कितना 56 प्लस 44 विच इज़ 100 ग्राम। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कोई भी फिजिकल रिएक्शन होगी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उनके मासेस क्या रहते हैं हमेशा इक्वल ही रहते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड दोनों साइड्स पे क्या रहते हैं उनके मासेस का सम क्या रहता है सेम रहता है। ये किसने एक्सप्लेन किया एंटोनी लिवॉइसियर ने, बट उसकी लिमिटेशन थी वो एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म कर नहीं पाया। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आगे करते हैं अभी। सो द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की किसने एक्सप्लेन की थी लैंडोल्ट्स वाज वन जर्मन केमिस्ट एंड ही यूज्ड एच शेप्ड ट्यूब। सो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने एक्सप्लेन की लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट था, एक कह सकते हैं केमिस्ट था जर्मन का, तो उसने एच शेप ट्यूब एक यूज़ की, इस टाइप की शेप की ट्यूब थी, लिम्ब जिसको कह सकते हैं लिम्स। सो यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया 2 टाइप्स के जो केमिकल्स यूज़ किए, फर्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट एंड सेकेंड वन इज सोडियम क्लोराइड। तो क्या किया उसने AgNO3 में NaCl जो है उसको कंबाइन करवा के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। कैसे देखना ध्यान से, उसने क्या किया एक जो फर्स्ट लिम्ब है फर्स्ट लिम्ब में उसने क्या ऐड किया AgNO3 और सेकंड वाली जो लिम्ब है उसमें क्या यूज़ किया NaCl। उसने यहाँ से बाय हैंड इसको पकड़ के थोड़ा शेक किया, इसी जो एच शेप ट्यूब है इसको शेकिंग करने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये जो लिक्विड है ये इधर चला जाएगा और कुछ पार्टिकल जो लिक्विड के इधर आ जाएंगे, बट मास तो वैसे का वैसे ही रहा। कैसे देखना ध्यान से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, इसका कलर भी क्या है वाइट, इसका कलर भी क्या है वाइट। आफ्टर द कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 सब्सटेंसेस हमारे पास क्या बना AgCl एंड NaNO3। ये कैसे बना यहाँ पे देखो जो सिल्वर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि सिल्वर क्या है मेटल है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। नाइट्रेट के ऊपर कितना होता है नेगेटिव। यहाँ पे क्या है सोडियम के ऊपर पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव। तो क्या होएगा जब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, जो पॉजिटिव वाला सिल्वर है Ag वो किसकी ओर अट्रैक्ट होएगा नेगेटिवली चार्ज क्या है यहाँ पे क्लोरीन, और दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे एक कंपाउंड विच इज कॉल्ड AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसको आप सिल्वर मिरर भी कह सकते हो। और यहाँ पे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे वाइट कलर के। एंड ये जो सोडियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, ये कौन से नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होएगा नाइट्रेट की ओर। सो ई क्या बना देंगे दोनों कंबाइन करके NaNO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट। सो ध्यान से देखना यहाँ पे सिल्वर कितने Ag कितने 1 और इस साइड पे क्या है 1 है, क्लोरीन Cl कितने 1 है, यहाँ पे भी कितने हैं 1 है, एंड सोडियम कितने हैं यहाँ पे 1, इधर भी 1 है। नाइट्रेट का एक जो मॉलिक्यूल वो कितना है 1, इधर भी क्या है 1। ये जो लैंडोल था इसने क्या किया यही वाली एच शेप ट्यूब को यूज़ करके ये वाले जो 2 कह सकते हैं केमिकल्स को यूज़ करके आफ्टर कंबाइन करवा के इनको क्या देखा उसने
जितना यहाँ पे सिल्वर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, इस साइड पे जाके प्रोडक्ट वाली साइड पे भी जाके उसने उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था। सो सिमिलरली यहाँ पे सोडियम ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, इस साइड पे आके उतना ही क्या किया उसने, स्पेस ऑक्यूपाई किया। मीन्स कह सकते हैं फाइनली इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, दोनों साइड पे जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हैं और उनका मास भी क्या होएगा, इक्वल ही होएगा। सो इन्होंने ये जो लैंडोल्ट था इसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये एक्सप्लेन की, बट इसकी भी लिमिटेशन थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है? सो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। सो ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, इसमें इनके फेलियर्स क्या थे, इस लॉ के फेलियर क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करेगी, और दूसरा जो डिसइंटीग्रेशन होती है किसी एक पार्टिकल की, एक लाइट की, एक फोटोन की आगे डिसइंटीग्रेशन मींस अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स की जो डिसइंटीग्रेशन होती है वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं की, और ना ही न्यूक्लियर फिशन इसने एक्सप्लेन की और ना ही न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सप्लेन की। तो ये लिमिटेशंस थी इस लॉ की। अब जो सेकेंड लॉ है हम करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेकेंड लॉ के साथ। सो बाय।